हे गाइस, दिस इज डॉक्टर सौरभ जैन और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लास्ट के 15 दिन 20 दिन जो बचे हुए हैं एग्ज़ाम के, अभी आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, क्या गलतियां बच्चे बार बार कर रहे हैं जो उनको नहीं करनी है और कैसे आप इसको लास्ट के बचे हुए दिनों को अप्रोच कर सकते हो। क्योंकि ना ये टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक दिन आपके लिए कीमती है। ठीक है, सो पहली बात, आपको बेसिकली करना वही है जो आपने अप्रैल में किया था, जो आपने नीट का एग्ज़ाम दिया था उसके पहले जो आपकी स्ट्रैटेजी थी। बहुत सारी चीज़ें आपको आइडिया होंगी कि उस टाइम आपने क्या करी थी, क्या चीज़ें आपके लिए वर्क कर पाई थी और क्या चीज़ें आपके लिए वर्क नहीं कर पाई थी। सो जो चीज़ें उस टाइम पर आपके लिए वर्क कर गई थी, से फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने उस टाइम पे लास्ट के 20 दिन में रिवीजन किया था या पेपर्स दिए थे, जो भी आपने किया था, जो चीज़ उस टाइम आपके लिए वर्क कर गई थी, वही सेम चीज़ आपको इस बार फिर से रिपीट करनी है। और पिछले बार की भी आपको गलतियाँ पता होंगी, क्या चीज़ें आपने गलत करी थी उस टाइम पर, उन गलतियों को इस बार रिपीट नहीं करना है। मोटा मोटा जो मैंने बच्चों को पिछली बार सलाह दी थी वही मैं इस बार भी सलाह दूंगा। कुछ चीज़ें मैं और जो अभी ऑब्जर्व कर रहा हूँ वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो, एक बात ध्यान रखो, आपका स्कोर जो है, अगर आपने पढ़ाई करी है और अगर अगले 20 दिन आप पढ़ाई करते हो तो आपका स्कोर इम्प्रूव ही होगा, आपका स्कोर डाउन नहीं जाएगा। ठीक है, तो इस बात का बिल्कुल अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना कि अगर आपने प्रिपरेशन करी है और अगले 20 दिन आप करने वाले हो, यू विल इम्प्रूव। इवन बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनकी अगर अभी तक पढ़ाई अच्छी नहीं भी हुई है, तो भी अगर आप 20 दिन आप प्रॉपर्ली रिवीजन कर लेते हो तो आपका स्कोर जो नीट में आया था, री नीट में या तो वही स्कोर आएगा या उससे इम्प्रूव ही होगा। बिकॉज एकदम से हम चीज़ें नहीं भूलते हैं, थोड़ा सा मोमेंटम पकड़ते हैं, हमारी तैयारी हो जाती है। ओके, तो उस चीज़ से टेंशन फ्री रहो। भाई जो लोग नए आए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हो। डॉक्टर सौरभ एम्स मेरा टेलीग्राम आईडी है, आप उस पर मुझे सीधे मैसेज कर सकते हो, आई विल रिप्लाई टू यू। ओके, सो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला, बायो के PYQs करने हैं, जिन लोगों ने नहीं किए हैं वो कर लेना, लेकिन बायो के PYQs के भरोसे मत बैठना। बायो चूँकि पूरी NCERT से आनी है, NCERT के बाहर कुछ नहीं आना है, इसलिए बायो में FSTs देते रहना ताकि तुम्हें हर वैरायटी के और हर तरीके के क्वेश्चंस मिलते रहें। बायो जो आप FST करोगे उसमें कुछ पेपर मॉडरेट होंगे, कुछ ईजी होंगे, कुछ पेपर बहुत टफ भी होंगे। किसी भी लेवल का पेपर हो, पेपर करना ज़रूर है, चाहे लेंदी पेपर ही क्यों ना हो, सॉल्व करना है, सॉल्व करने की आदत रखनी है, ताकि बायो कितनी ही लेंदी क्यों ना जाए, बायो आप मैनेज कर पाओ। बट आउट ऑफ NCERT नहीं जाना है, आउट ऑफ NCERT नहीं जाना है इन बायोलॉजी, चाहे कोई कितना ही क्वेश्चन क्यों ना पूछ ले, लोग कुछ भी क्यों ना पूछते रहें, आउट ऑफ NCERT बायोलॉजी में नहीं जाना है। बायो में PYQs करने हैं, लेकिन बायो में सबसे ज़्यादा फोकस करना है FSTs पर। एक FST रोज़ आप देते रहो, और ये प्रोसेस आपको करनी है 10 जून तक। 10 जून तक आपको जितने FST देने हैं सारे आप बायो के दे दो। उसके बाद लास्ट के 10 दिन में जो चीज़ें आपने छाट रखी होंगी बायो की, आपको उसको रिवाइज़ करना है। पूरी बायोलॉजी रिवाइज़ करने नहीं जाना है। आपने जो अभी तक FSTs दिए हैं बायो के, जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, उसके थ्रू आपको आइडिया होगा कि कौन कौन से चैप्टर्स की कौन कौन सी चीज़ें आपकी वीक हैं, या कौन सा पूरा चैप्टर ही आपका वीक है, कौन सी यूनिट पूरी आपकी वीक है। आपको पहले उन पर फोकस करना है, फिर उसके बाद आपको टाइम मिल जाता है तो आप चाहो पूरी NCERT एक बार रिवाइज़ कर सकते हो। नहीं तो आपका मेन फोकस इस चीज़ पे होना चाहिए कि क्या चीज़ आपकी बायो में वीक है। ठीक है, अगर आपको लगता है, अगर आपको उस टाइम पे फील होता है लास्ट के 10 दिन में कि यार FST देना बंद कर दिया, अच्छा मोमेंटम बना हुआ था, तो आप चाहो तो 15 जून तक भी FST दे सकते हो, लेकिन सिर्फ बायोलॉजी के। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट के आपको 10 जून के बाद बंद कर देना है, सिर्फ रिविजन पर फोकस करना है। सो इन बायोलॉजी यू हैव टू गिव FSTs टिल 10th जून। बहुत ज़्यादा इच्छा है 15 जून तक के लो, लेकिन लास्ट के 10 दिन में पहले आप बायो के वो पोर्शंस रिवाइज़ करोगे जो आपके वीक थे, उसके बाद आप जाओगे और किसी भी चीज़ पर जो आप NCERT की रिवाइज़ करना चाहते हो। क्योंकि अगर आपको अभी तक बायो बन रही थी तो लास्ट के 10 दिन में भी आपको बायो बनती रहेगी, एग्ज़ाम वाला दिन भी आपका अच्छा जाएगा। लास्ट का जो एक दिन होगा, ठीक है, लास्ट के 1-2 दिन जो होंगे, मतलब अगर 21 तारीख को पेपर है तो जो आप मान के चलो 17-18 तारीख के आसपास, 17-18 जून के आसपास आप बायो के स्पेसिफिकली केवल सबसे ज़्यादा वो टॉपिक्स करोगे जो आपके बहुत कमज़ोर हैं। इस तरह से आप बायो को अप्रोच करोगे। तो केमिस्ट्री के लिए देखो, आपको PYQs करने ही करने हैं। ठीक है, केमिस्ट्री के PYQs आपको बताएंगे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, लेकिन इसके अलावा अगर केमिस्ट्री में आपके 120 नंबर से ऊपर आ रहे थे तो आपको केमिस्ट्री के अलग से FSTs देना शुरू कर देने हैं। फुल सिलेबस आप FST दीजिए। अगर बाई चांस आपकी फिजिकल वीक है तो आप इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के मिला करके फुल सिलेबस टेस्ट देते रहो, लेकिन आपको केमिस्ट्री के भी पेपर्स देने की प्रैक्टिस रखनी है ताकि इसका स्कोर आपका 120-130 से ऊपर आए। ठीक है, अब देखो केमिस्ट्री में प्रॉब्लम क्या आती है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है बच्चों को फिजिकल में। फिजिकल की NCERT नहीं करनी है। अगर आपकी फिजिकल वीक है, पहले आपने NCERT नहीं कर रखी है, फिजिकल की NCERT नहीं करनी है, नहीं करनी मतलब नहीं करनी है। और उसके पीछे के न्यूमेरिकल्स जो हैं फिजिकल के, वो बहुत टफ हैं, बहुत ज़्यादा उसमें कैलकुलेशन मांगा हुआ है जो रिक्वायर्ड नहीं है। कॉन्सेप्ट से हट के उसमें ज़बरदस्ती फालतू कैलकुलेशंस हैं जो आपके काम के भी नहीं है। तो फिजिकल में आप स्टिक करोगे सिर्फ अपने नोट्स पर,
और अगर आपके कुछ चैप्टर्स वीक छूट गए, जैसे आपका आयनिक इक्विलिब्रियम हो गया या आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री छूट गया, तो इन चैप्टर्स के पीछे नहीं पढ़ना है। मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन कभी कभी बहुत ज़्यादा टफ भी आ जाते हैं, लेकिन मोल कॉन्सेप्ट यूजली हर चैप्टर में यूज़ होता है, तो वो आपको आता होगा अगर आपने फिजिकल केमिस्ट्री पहले से पढ़ रखी है तो। चूँकि फिजिकल में ऐसा बहुत ज़्यादा डिवीजन नहीं है, हर चैप्टर से ही ऑलमोस्ट क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कुछ चैप्टर्स बहुत आसान है आपके, जैसे केमिकल काइनेटिक्स हो गया, मोल कॉन्सेप्ट हो गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, और इसके अलावा आपका केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया। तो ये चैप्टर्स जो आप कर सकते हो उनको आप ढंग से करके चले जाओ। इनऑर्गेनिक में आपके जो ब्लॉक्स हैं, या फिर आपके इनऑर्गेनिक में जो आपके सॉल्ट एनालिसिस वाला पार्ट है जो मुश्किल पड़ रहा है, अगर आप नहीं कर पा रहे उसको आप छोड़ दो, अभी आपके पास टाइम नहीं है करने का। ऑर्गेनिक में भी आपको एनसीईआरटी पर ही स्टिक करना है, इनऑर्गेनिक में भी आपको एनसीईआरटी पर ही स्टिक करना है, मेन कंटेंट आपका वही है। ऑर्गेनिक में अगर आपको लगता है कि ऑर्गेनिक आपकी वीक है, आप बहुत डिफिकल्ट रिएक्शंस नहीं कर पा रहे हो, तो एटलीस्ट आप जो सबसे सिंपल मोस्ट रिएक्शंस हैं, मतलब एनसीईआरटी अगर आप उठाओगे, एनसीईआरटी में जितने भी रिएक्शंस आपके दे रखे हैं उन पूरे रिएक्शंस को रिवाइज करने में आपको बड़ी मुश्किल से 3 से 4 घंटे का टाइम लगेगा। ओके, या फिर आप एनसीईआरटी से ना करो तो अपने नोट से कर लो। तो आपने जहाँ कहीं से भी आपके रिएक्शंस पहले किए हुए हैं, सिर्फ रिएक्शंस अगर आप प्रॉपर्ली एक बार रिवाइज कर लेते हो आप ऑर्गेनिक का, तो एटलीस्ट 4 से 5 क्वेश्चन आप ऑर्गेनिक के बहुत ईजिली सॉल्व कर लोगे। और एक्चुअली जो कि रिएक्शन से 7 से 8 क्वेश्चन आने हैं, तो इसलिए सिर्फ रिएक्शंस को प्रॉपर्ली रिवाइज करना आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट है। तो कम से कम आप 3 से 4 घंटे का टाइम दो, 2-3 बार, और ऑर्गेनिक के पूरे रिएक्शंस आप ढंग से रिवाइज कर लो। भले ही उसके मैकेनिज्म पर ना जाओ, लेकिन सिंपल रिएक्शंस तो एटलीस्ट जो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा वो तो आपसे बनेगा, ठीक है। और रिएक्शन के साथ साथ उसका रिएजेंट भी देखना है, क्योंकि कई बार रिएजेंट के थ्रू ही हमको पता चल जाता है कि ऑक्सीडेशन होने वाला है या रिडक्शन होने वाला है, या इस रिएक्शन में अगले स्टेप में होगा क्या। ओके, तो आप रिएक्शन रिवाइज करोगे, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू, बट वो आपके कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन सही करने में आपकी हेल्प कर देगा। एंड इसके अलावा देखो, बायोमोलिक्यूल्स एक ऐसा चैप्टर है ऑर्गेनिक का जो बहुत इजी है करना, आप इजीली कर सकते हो, उससे 2 क्वेश्चन आते हैं, एंड डेफिनेटली वो आपको ढंग से करके जाना ही जाना है, ठीक है। तो बहुत हार्ड क्वेश्चन पर नहीं जाना है, चाहे ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो या फिजिकल हो। फिजिकल के खास करके बहुत हार्ड क्वेश्चन पर नहीं जाना है। आपको रटने वाली चीज़ें जैसे बायोमोलिक्यूल्स जिसके क्वेश्चन ईजिली हो जाते हैं, ऑर्गेनिक के रिएक्शंस जो एटलीस्ट आप रिवाइज कर सकते हो वो, और इनऑर्गेनिक की फैक्चुअल चीज़ें जो आप कर सकते हो, हाइब्रिडाइजेशन, आइसोमेरिज्म, जो चीज़ें आपको पता है कि बहुत बेसिक है और आपसे इससे बार बार क्वेश्चन आता है, वो आप करोगे, और एफएसटीज के थ्रू आप उसको रिवाइज करते रहोगे। और 10 जून तक ही एफएसटी देना है, हर अल्टरनेट डे आप चाहो तो केमिस्ट्री का एफएसटी दे सकते हो। लास्ट के 10 दिन में केमिस्ट्री का सिर्फ रिवीजन के लिए रखना, पूरी थ्योरी अपनी प्रॉपर रिवाइज करके जाना, चाहे वो ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, या आपकी फिजिकल का जो भी पार्ट आपको आता हो। डू नॉट गो आफ्टर एनी न्यू थिंग, चाहे वो कुछ भी क्यों आपका छूट गया हो, चाहे वो कितना ही इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, आप जो छूट गया उसको जाने दो, ठीक है। आते हैं फिजिक्स पे। फिजिक्स के लिए मैं अलग से एक वीडियो पोस्ट कर चुका हूँ, जहाँ पर मैंने ये साफ बताया हुआ है कि आपको फिजिक्स के कौन कौन से टॉपिक्स करके जाने हैं बहुत अच्छे से। फिजिक्स के आपके 8-10 टॉपिक्स हैं जो मेन है। क्लास 12 की फिजिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आपके इलेक्ट्रोस्टैट्स, मैग्नेटिज्म, एसी, ईएम वेव्स, रे ऑप्टिक्स, उसके इंस्ट्रूमेंट्स, मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर्स, और यहाँ से आपका 11 से यूनिट डायमेंशन, आपका थर्मो वाला पार्ट, ग्रेविटेशन, और अगर फिर भी इसके बाद आपको टाइम मिल जाए तो एसएचएम एंड वेव्स। ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आप इसमें से जो चीज़ें आपको पहले आती हैं उनको ढंग से आप पहले रिवाइज कर लो। जो लोग जिनकी फिजिक्स बहुत ही ख़राब है, जिनको कुछ भी नहीं बन पा रहा, जिनके 30-40 नंबर आ रहे हैं, उनको मैं बोलूँगा सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर्स करके चले जाओ। एटलीस्ट आप अपना स्कोर 10-15-20 नंबर और बढ़ा पाओगे, ठीक है। तो फिजिक्स में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, फिजिक्स के आपके इन चैप्टर्स के PYQs ये आपको करने हैं। इसके बाद अगर आपका परफॉर्मेंस फिजिक्स का बहुत अच्छा है, आप 120-130 नंबर लेकर के आ रहे हो, तो आप जा सकते हो एफएसटीज़ पर। एफएसटीज़ आप दे सकते हो, और आप हर अल्टरनेट डे एफएसटी दे सकते हो। अगर आपकी फ़िज़िक्स बहुत अच्छी है तो आप रोज़ भी फिजिक्स का एफएसटी दे सकते हो। लेकिन अगर आपकी फ़िज़िक्स बहुत अच्छी नहीं है तो पहले स्टिक करना उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर जो मैंने अभी बताया, मैं पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। फिजिक्स में एनसीईआरटी नहीं करनी है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन से, या यहाँ से वहाँ से, उस लाइन से, ये यहाँ से क्वेश्चन, आपका ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। ये लग्जरी उन लोगों के पास जिनकी फिजिक्स बहुत अच्छी है, जिन्होंने फिजिक्स पहले से बहुत अच्छे से पढ़ रखी है। वो लोग जो नए हैं अभी, ठीक है, या जिन्होंने एनसीईआरटी पहले नहीं पढ़ रखी थी, मैं कहूँगा भैया जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है वो आपके नोट्स से भी सॉल्व हो जाते हैं। वो भले ही क्वेश्चन सीधा के सीधा एनसीईआरटी से आया हो, लेकिन वो क्वेश्चन बहुत ईजी होता है, वो सीधे आपके नोट्स से सॉल्व हो जाएगा। सो लीव फिजिक्स एनसीईआरटी। इस टाइम पे लास्ट के 20 दिन में उसको पढ़ने का टाइम नहीं है। जिनके पास साल भर का टाइम होता है उनको भी मैं मना करता हूँ। तो लास्ट के 20 दिन की तो आप बात ही छोड़ दो कि मैं फिजिक्स एनसीईआरटी पढ़ने का तो बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। नाउ कमिंग टू जेईई क्वेश्चंस। कई लोग क्लेम करते हैं कि जेईई के क्वेश्चन सीधे उठ करके नीट में आ जाते होंगे। मैंने पर्सनली एनालाइज नहीं किया है इस चीज़ को, इसलिए मैं उस पर कमेंट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर जेईई के क्वेश्चंस डायरेक्टली आते भी हैं नीट में, तो भी जो क्वेश्चंस जेईई के नीट में आते हैं वो बच्चा अपने कॉमन सेंस से और नॉलेज से भी सॉल्व कर लेता है।
अभी आपके पास इस मोमेंट ऑफ टाइम में जेईई के क्वेश्चंस करने का टाइम नहीं है, उस पर मत जाना। क्योंकि मेरे पास ना बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके मैसेज आते हैं कि सर मेरे नीट में 400 नंबर आए थे, क्या मैं जेईई के क्वेश्चंस कर लूँ? और मेरे दिमाग में आती है कि भाई तुम्हारे पास अभी टाइम है जेईई क्वेश्चंस करने का। वाई डोंट यू जस्ट स्टिक टू योर एनसीईआरटी बायोलॉजी और एनसीईआरटी केमिस्ट्री? इतने के थ्रू तो तुम एटलीस्ट या 450-500 नंबर तक पहुंच सकते हो 1-1.5 महीने में। क्यों फिजिक्स के पीछे पड़े हुए और क्यों जेईई के क्वेश्चंस पड़े हो? ठीक है, सो लास्ट के 10 डेज में आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है, बायो का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का। ठीक है, एफएसटीज नहीं देने हैं, पेपर्स नहीं देने हैं, और आपको रिवाइज करना है। और इन एफएसटीज के थ्रू जो भी टॉपिक्स आपने डिसाइड किए थे, आपने अपनी मिस्टेक कॉपी में लिखे होंगे कि ये टॉपिक्स हैं जो मेरे वीक है। उन टॉपिक्स को जो भी आपको लग रहा था कि वीक है, उन टॉपिक्स को आपको रिवाइज करना है। और अगर आपको टाइम मिल पाता है इसके अलावा तो आप पूरा भी एक बार रिवीजन करके जा सकते हो। लास्ट के 2 दिन में, क्योंकि 21 तारीख को पेपर है, 20 तारीख को पढ़ाई नहीं करोगे, लेकिन 18 और 19 तारीख 2 दिन आप केवल वो टॉपिक्स रिवाइज करोगे जो आपके सबसे ज़्यादा वीक थे, जो आपने पहले से मार्क किए हुए थे, चाहे फिजिक्स के हो, चाहे केमिस्ट्री के हो, चाहे बायोलॉजी के हो। ओके, तो रिवीजन करना है केवल लास्ट के 10 दिन में। अब एक चीज़ अभी और आ रही है, बहुत सारे बच्चे एग्जाम सेंटर पर जाके एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी कोचिंग्स ने टेस्ट सीरीज लॉन्च किए हुए हैं। ठीक है, मैं एग्ज़ाम सेंटर पर जा करके एग्ज़ाम देने को इस टाइम पर मोटिवेट नहीं करता। एक तो गर्मी बहुत है, ठीक है, दूसरी चीज़ क्या हो रहा है कि आपको अपने सेल्फ रिवीजन पर फोकस करना है। बहुत पेपर आपने पहले भी दिए हुए हैं, एग्ज़ाम के दिन आप मैनेज कर लोगे। फुल लेंथ का 3 घंटे का पेपर देना, घर बैठ करके दे लो। एग्ज़ाम सेंटर 35 किलोमीटर दूर जाओगे, वहाँ जाओगे, फिर वहाँ अपना पेपर दोगे, लौट करके आओगे, एनालाइज करोगे, पूरा दिन निकल जाता है। ठीक है, सो इफ़ यू आर परफॉर्मिंग मोर देन 650 प्लस, ओके, और even if you are performing more than 630 plus, you can go to exam center and give the exam if you want to, but मोस्टली मैं सलाह दूंगा कि कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करो, ना कि जाकर के बहुत अच्छे इन्वायरमेंट में बैठ करके। अब किसी इंसान को फोबिया है, किसी इंसान को डर लगता है, किसी इंसान का एग्जाम सेंटर में ही जाके पेपर बिगड़ जाता है, तो उस इंसान को एग्जाम सेंटर जाके पेपर देने की प्रैक्टिस करने की रिक्वायरमेंट है। बट मोस्ट ऑफ द बच्चे जिनको इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो घर पर बैठ करके ही पेपर दो। अभी टाइम एफिशिएंटली यूज़ करना है। यू डोंट हैव टाइम टू वेस्ट टू गो टू एग्जाम सेंटर गिव पेपर्स। 1 या 2 पेपर अभी आप और दे सकते हो जाकर के एग्जाम सेंटर में, रोज़ रोज़ नहीं जाना है। ठीक है, सो योर फोकस शुड बी ऑन रिविजन, दैट्स द मेन थिंग। द मेन थिंग इज़ दैट आपने जितना स्कोर अभी तक अचीव किया था, उस स्कोर को मेंटेन करके रखना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा अपहिल बैटल है, एक बहुत स्ट्रगल है। आपको लगता है कि आप नई चीज़ें कर लोगे, बट अगर आप रिवीजन पर फोकस करोगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें थी जो पिछली बार आपको आती थी, आप रिवाइज नहीं कर पाए थे, इस बार एटलीस्ट उनको रिवाइज करके जा पाओगे। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर न्यू थिंग्स, फोकस ऑन योर रिवीजन, जो आपने पहले किया हुआ है और जो आप कर सकते हो अभी, जो आपको पहले से आता है। ठीक है, सो इफ़ यू हैव परफॉर्म स्टडीड लास्ट टाइम, अभी भी आप अगर पढ़ाई कर रहे हो, आप परफॉर्म बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही करोगे जैसा आपने नीट में किया था। और अगर आपने अच्छी मेहनत कर रखी है तो आप उससे भी 50 नंबर ऊपर स्कोर कर ले जा पाओगे आराम से। सो कीप वर्किंग हार्ड, डोंट वरी इन सब चीज़ों में कि पिछली बार पेपर बहुत अच्छा गया था, इस बार कैसा जाएगा, या पिछली बार पेपर बहुत ख़राब गया था, इस बार कैसा जाएगा। और ना इस चोचलेबाजी में फंसना है कि बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ हो रही है, पेपर्स हो रहे हैं, एनसीईआरटी की टिक करके टीचर्स दे रहे हैं और वो घर पे पढ़ने के लिए बोल रहे हैं। डोंट गो आफ्टर ऑल दोज थिंग्स, कीप इट वेरी वेरी सिंपल। जो आपने किया था अभी तक उसी को करोगे। ठीक है, द सेम थिंग इफ़ यू कीप डूइंग अगेन एंड अगेन, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। पिछली बार अगर आपको रिजल्ट मिला था जिस चीज़ में, उस चीज़ को यूज़ करो, और जिस चीज़ से रिजल्ट नहीं मिला था उस चीज़ को डिस्कार्ड कर दो। कीप योर स्ट्रेटजी वेरी वेरी सिंपल, सिर्फ रिवीजन पर फोकस करो, वो आपको कॉन्फिडेंस देगा, और करते रहो। आपका इस बार सिलेक्शन 100%, अगर पिछली बार आपका हो रहा था इस बार भी हो जाएगा, और नहीं हो रहा था मार्जिन पे तो भी हो जाएगा, अगर तुम अभी अगले 20 दिन लगे रहोगे तो। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम you can directly message me at Dr. Saurabh AIIMS, okay, and फिर अब 2000